नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हमारे इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमसे जुड़ गए हैं श्री जयशंकर गुप्त। जयशंकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे जो होम स्टूडियो है, इसमें बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। अ, जी, तकनीक ने बहुत बहुत हमें धन्यवाद। बहुत तकनीक बहुत ने हमें ये धन्यवाद। सुविधा दी है कि हम आपस में मिल सकते हैं। कहीं भी बैठ के आप जो है दिल्ली में हैं, मैं इंदौर में हूं, लेकिन हम मिल गए हैं, ये जोरदार बात है। जयशंकर जी का परिचय देने के लिए की बात है तो जयशंकर जी अभी भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 14वीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य चुने गए हैं। वे गांधी, लोहिया और जयप्रकाश से बहुत प्रभावित रहे हैं। अ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के कटघरा शंकर में उनका जन्म हुआ था और आपातकाल के दौरान वे आजमगढ़ जेल में भी बंद रहे। जनता पार्टी की सरकार जब बनी तब उसके खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। जयशंकर गुप्त मीडिया से जुड़े हुए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद काशी से पत्रकारिता की डिग्री लेने के बाद ही वे पत्रकारिता में सक्रिय हैं और अमृत प्रभात, राजस्थान पत्रिका, श्रीवर्षा, ब्लिट्ज, रविवार, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, लोकमत समाचार आदि में विभिन्न पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। देशबंधु के कार्यकारी संपादक और नेशनल ब्यूरो प्रमुख के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीविजन चैनलों पर वे आते रहते हैं। तमाम यूट्यूब चैनलों पर भी जो बहुत लोकप्रिय हैं वे नजर आते हैं। इसके अलावा उनका यूट्यूब पर एक बहुत लोकप्रिय चैनल है हाल फिलहाल, जो बहुत देखा जाता है और लोकप्रिय होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये शुरू हुआ था। जयशंकर जी ऐसे जुझारू पत्रकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं और वे पत्रकारिता को केवल अपने अपने दफ्तर तक सीमित नहीं रखते। वे पत्रकारिता को जनता के मंच पर ले जाना चाहते हैं और वे लोकान्मुखी पत्रकारिता करते हैं। ये उनकी खूबी है। हमारे एक दर्शक ने, प्रियराज ने, मेरे इस परिचय में सुधार किया है कि जयशंकर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। अब जयशंकर जी बताएंगे कि वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या काशी से। मैंने कहाँ गलत कहा, लेकिन एक बात देखिए कि उनके चाहने वाले कितने ज्यादा हैं। एक जरा सी गलती अगर होती है तो वे उसे पकड़ लेते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम यूट्यूब पर भी करेंगे, लिंक्डइन पर और फेसबुक पेज पर तथा फेसबुक प्रोफाइल पर। यह अभी हो रहा है। डेली हंट से भी ये जुड़ेगा और इसका बाद में पॉडकास्ट भी आज शाम तक जारी हो जाएगा। ये बहुमंचीय कार्यक्रम है हमारा और हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से मिलते रहते हैं इसमें, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी, पहली बात तो ये कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दोबारा सदस्य चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमने हमारे दर्शकों से पूछा था, कहा लिखा था कि अगर वे कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो हमें इनबॉक्स में भी कई लोगों ने सवाल पूछे, उनसे भी हम बात करेंगे। पहली बात तो ये बताई कि मीडिया जगत आजकल पूरा दो भागों में बंट गया है। एक है भक्त मीडिया और एक है अंध विरोधी मीडिया। तो क्या ये स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? और कई लोगों का मानना है कि मीडिया को केवल सरकार के खिलाफ ही होना चाहिए, सरकार से सवाल ही करना चाहिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? प्रकाश जी, एक तो पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारी आपकी संबंध जो है 1981 से रहे हैं। हम लोग बंबई में एक साथ रहते थे, उस समय बंबई होता था, अभी मुंबई शहर जी हो गया है वो। और जी आपने जो परिचय कराया उसमें भी कुछ गलत नहीं था और हमारे मित्र ने जो कहा उसमें भी कुछ गलत नहीं है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने स्नातक की डिग्री ली थी और काशी जी। विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की स्नातक की डिग्री ली थी। इसलिए हम दोनों अच्छा। विश्वविद्यालयों में रहे हैं, तो इसमें हाँ। दोनों में से कोई गलत नहीं है। और जी जो सवाल आपने पूछा है ये बात सही है कि जो आज का दौर है पत्रकारिता का, देखिए पत्रकारिता के बहुत सारे आयाम भी हो गए हैं। एक तो प्रिंट जर्नलिज्म जो हमारा था ही था, जो अखबारी पत्रकारिता या समाचारी पत्रकारिता थी, और उसके अलावे अब वो इलेक्ट्रॉनिक
टीवी चैनल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभावी हो गया है, उसके बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया है, उसके अलावा अब एक सोशल मीडिया भी आ गया है, तो इतने सारे आयाम जुड़ते गए हैं। लेकिन आपने जो बात कही है कि एक तो अंधभक्त मीडिया है और एक अंध विरोधी मीडिया हो गया है, ये बात दुखद है, दुखदाई है। यह यकीनन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता में आ रहे थे प्रकाश जी, अब दिक्कत क्या होती है कि जो तात्कालिक बातों को लेकर के अगर आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मोदी जी की सरकार का या उनके किसी काम का मैं अगर विरोध करता हूं तो कह सकते हैं कि आप अंध विरोधी मीडिया हो सकते हैं। लेकिन ये कहने वाले लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि जब मनमोहन जी सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो उसके खिलाफ भी हम इसी लहजे में इसी तरह से बोलते थे। तो एक एक तो ये अलग हो सकती है, क्योंकि जो हमारी पाठशाला में हमको पढ़ाया गया था, हमारे आदर्श थे कबीर, जो कहते थे साहब कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हमारी पत्रकारिता तो वो है। और इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी चैनल्स हैं जो, उसमें हमारे आदर्श महाभारत के संजय रहे। संजय जो हैं उनको आपको पता है कि दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, यानी महाभारत को वही एक देखते थे, बाकी लोग तो अपना जो लड़ते थे भिड़ते थे रहते ही थे, लेकिन उन्हीं की निगाह से धृतराष्ट्र भी देखते थे महाभारत। तो जब कभी कोई मारा जाता था महाभारत में युद्ध में, तो संजय बताते थे महाराज धृतराष्ट्र को कि महाराज अब ये भी मारे गए या इनकी भी हत्या हो गई। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं संजय से कि संजय, तुमको कुछ अच्छा मेरे लिए नहीं दिखाई देता है क्या? तो संजय कहते हैं कि महाराज मुझे जो दिखता है मैं वही बता सकता हूं, अब जो आप चाहते हैं वो मैं कैसे देख सकता हूं? मुझे जो दिखाई देगा, जो वहां जमीन पे हो रहा है, वही तो मैं कह सकता हूं। तो लेकिन आज का मीडिया वो नहीं है। आज का मीडिया जो है, मतलब क्या कहा जाए, चमत्कारी मीडिया हो गया है। अब जैसे कल ही की बात है, जो कल देख रहा था मैं, हालांकि मैं इधर टीवी चैनलों को बहुत ही कम, नहीं के बराबर ही देखता हूं मैं, लेकिन जो कल एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे, जो ट्रेंड चला था उसमें हमारे पत्रकार मित्र जो आज मालिक भी हैं रिपब्लिक इंडिया के, वो अर्णव गोस्वामी जी, अब वो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और टॉक शो में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब अफगानिस्तान में कोई एक होटल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो 5वें तल पे आईएसआई के लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, और ये बड़े फख्र के साथ वो बता रहे हैं कि साहब हमारे पास ऐसे साधन हैं, हमारे पास ऐसे ये है कि हम आपका सर्विलेंस करते हैं, आप जहां भी रहते हैं उसके बारे में हमारी जासूसी हम लोग करते हैं, वो हमारे पास वो है सब कुछ। और उसी कार्यक्रम में जो पाकिस्तान से एक हजरत बैठे हुए थे, आमतौर पे पाकिस्तान के लोगों को बुला करके लोग पैसे देते हैं, उनको गालियां देते हैं, तो उनकी कीमत यही होती है कि वो गालियां बैठ के सुने और अच्छे खासे डॉलर लेकर के जाएं। लेकिन उस जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं। अब इसके बाद हमारी भारतीय मीडिया का हाल क्या रह गया होगा, आप क्या कर सकते हैं, देख के आप सोच सकते हैं। मन जो आप सच को इग्नोर नहीं कर सकते, सच्चाई के साथ आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। प्रिंट की बात करें आप, तो लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मतलब अब एक देखिए जम्मू कश्मीर में जो कठुआ का कांड हुआ था, एक बच्ची के साथ एक पूजा स्थल के साथ वहां उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसकी जघन्य हत्या हुई थी। हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा हिंदी अखबार जो अपने को कहता है, उस अखबार ने छाप दिया कि वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी शीर्षक के साथ बड़ी हेडिंग लगाई थी उस अखबार ने कि साहब वहां कोई बलात्कार नहीं हुआ। बाद में सच साबित हो गया कि नहीं, बलात्कार भी हुआ था, हत्या भी हुई थी, और वहीं उसी परिसर में हुई थी, और उसमें कोर्ट का ये भी आदेश भी आ गया। लेकिन एक बार भी हमारे उस मीडिया के लोगों ने माफी नहीं मांगी। तो एक तो होता है भक्त और अंधभक्त, एक होता है अंधभक्त और अंध विरोधी, लेकिन दूसरा होता है जो फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ करे, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करे, जो तथ्य नहीं है। अब जैसे उसी के बाद आपको याद होगा कि जो भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों की हत्या हो गई थी, तो उस पर जो है जवान की जो सरकार ले गए थे, तो उसी पर उसी अखबार ने छाप दिया कि साहब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इतने फौजियों को मार डाला। ये लीड खबर थी। अगले दिन हमारे भारतीय सेना ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप तथ्यों के साथ रहेंगे। आप एक हो सकते हैं, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम ममत्व हो सकता है या किसी के प्रति विरोध भी हो सकता है। तो हमारा जर्नलिज्म जो हमको जो सिखाया गया था वो ये था कि भाई आप जो है अपना एनालिसिस लिख दीजिए, आप कोई आर्टिकल लिख दीजिए उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में, लेकिन जब आप खबर लिखते हैं, जब आप समाचार लिखते हैं,
तो उसमें आपको तटस्थ और आपकी निरपेक्षता, आपकी स्वतंत्रता साथ दिखनी चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा ये गर्व की बात नहीं हो सकता कही जाएगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उनकी सारी यात्राओं को हम कवर करते थे। उनकी जो भी होता था वो सब हम कवर करते थे, लिखते थे। और जब कभी लगता था कुछ गलत है तो उसको अलग से हम एक विश्लेषण, समाचार विश्लेषण या आर्टिकल लिख देते थे। लेकिन आडवाणी जी हर समय हमको अपने साथ लेकर जाते थे। तो एक तो ये रहा, एक उस ढंग से आपको अपना करना होगा कि आपका जो निजी विरोध है, निजी समर्थन है, निजी पक्ष है, वो आपको दूर रख करके बैठना होगा, फिर उस ढंग से पत्रकारिता करनी होगी अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो। और अगर आपको राजनीति करनी है, किसी की भक्ति करनी है, किसी का विरोध करना है, तो राजनीति का मंच खुला हुआ है, आप जाइए। हमारे जैसे लोग, जैसे आपने हमारे परिचय में बताया कि हम तो 1979 में सक्रिय राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता में आए थे। अगर हमको राजनीति में रहना होता और तो हम फिर वहीं रहते, फिर वही काम करते, हम फिर पत्रकारिता में क्यों आते। लेकिन यहाँ आने का जो मकसद था हमारा, वो अलग ढंग का था। हमको लगता था कि जो जन सरोकार हैं, जो महिलाएं हैं, जो वंचित तबके हैं समाज के, उनकी जबान बन करके अगर हम पत्रकारिता कर सके तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो कोई मतलब इसका नहीं है। फिर तो बाकी तो सारे लोग कर ही रहे हैं अपने ढंग से, तो कोई और हम पेशा चुन लेंगे, हम पत्रकारिता क्यों करें। और एक चीज प्रेस और काउंसिल जी प्रेस जी जी काउंसिल इस बारे में क्या कर सकती है पत्रकारिता को जीवंत बनाए रखने के लिए? देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो मैं 13वीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य था और इस बार 14वीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी मुझे सदस्य चुना गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट अदर देन एडिटर के कोटे से। लेकिन अभी जी। चूंकि संसद से जो 5 नाम आने हैं, 5 सदस्यों के नाम आने हैं, उनका नाम नहीं आया है, तो अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। और दूसरा ये कि मैं एक सदस्य हूँ वहां के, मैं इसको कोई ये ना समझे कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता के रूप में नहीं जी। हम बोल सकते, लेकिन ये अपनी राय जरूर रख सकते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पहली बात तो यह कि सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित है। उसका जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ प्रिंट मीडिया तक है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या सोशल मीडिया पर उसका कोई ये नहीं है, उसके जुरिडिक्शन से वो बाहर है। एक आध बार कभी प्रेस काउंसिल ने कुछ कहा भी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, आप हम तो आपके जुरिडिक्शन में आते ही नहीं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए उन्होंने अपने कुछ नाम्स बनाए हैं, अपने कुछ चीज बना के रखा हुआ है। उसको अगर फॉलो किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब मनमानी ही अपने ढंग से सब लोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स के लिए, अब उनके पास एक है कि साहब उन्होंने एक एनबीएसए बनाया हुआ है, सेल्फ जो रेगुलेशन के नाम पे एनबीएसए, जी। नेशनल ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाया हुआ है। उसके चेयरमैन जो है, उसके चेयरमैन भी सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस होते हैं, अभी सीकरी साहब हैं। तो और उसमें जी। भी समाज के विभिन्न तबकों से लोग, महत्वपूर्ण लोग होते हैं। और वो जो फैसले करती है, कभी कोई सुनवाई करती है, तो उसके फैसले को अमल में लाने के लिए एनबीए है। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक बार एक केस हुआ कि साहब एनबीएसए ने किसी एक मामले में किसी एक बड़े टीवी चैनल, जो आज दूसरे तीसरे नंबर का चैनल हो गया है उसका, तो उस चैनल के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया। हम्म। इन उस जो चैनल के मालिक थे, उन्होंने एनबीए की सदस्यता ही छोड़ दी। अब जब हम्म। हम आपके सदस्य ही नहीं रहेंगे तो फिर आप हम पर जुर्माना कैसे लगाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह कि आज जो एनबीए के चेयरमैन है वही सज्जन है, वही उसी हाँ। टीवी चैनल के मालिक आज उस एनबीए के चेयरमैन हो गए। तो अब ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो लोग करेंगे। जहां तक प्रेस काउंसिल है, प्रेस काउंसिल की अपने फंक्शनिंग है, अपने ढंग से है। जैसा किसी मित्र ने आपके सवाल पूछा भी था कि वो क्या नख दंत विहीन संस्था हो गई है। देखिए, एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेमी क्वैसी जुडिशियल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास उस ढंग से नहीं है। वो सुनवाई करती जी। है, जब कभी कोई मामला आता है हमारे पास, जब भी कोई शिकायतें आती हैं, चाहे मीडिया के खिलाफ हो या मीडिया के द्वारा हो, तो उसकी जांच के लिए हमारे पास 2 समितियां होती हैं, 2 समितियों से उसकी जांच की जाती है और जो फैसला होता है उसको सुनाया जाता है। तो हम मैक्सिमम किसी अखबार के अगर खिलाफ है और पाया गया कि उसके खिलाफ जो शिकायत है वो वाजिब है और वैध पाई गई है शिकायत, तो उस पे हम उसको हम सेंसर करते हैं कि मतलब 6 महीने के लिए या साल भर के लिए वो डीएबीपी और राज्य सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, उसके विज्ञापनों पे वो रोक लगा देते हैं। तो एक तो ये इस तरह से काम करते हैं। या फिर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल है या कोई ब्यूरोक्रेट है, तो उसको भी सेंसर करते हैं। सेंसर करने के, अगर कोई किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सेंसर हो गया तो उसकी जो क्या उसको बोलते हैं, उसका जो प्रोफाइल है उसमें एक ब्लैक स्पॉट लग जाएगा। अब इससे अधिक तो हम जी। अभी कुछ है नहीं। मतलब जो उस समय जो प्रावधान बनाया गया था
तो उस समय लोगों का नहीं लगा होगा कि साहब हम इतने इरिस्पॉन्सिबल और इतने ये हो जाएंगे। लेकिन इसलिए अभी जो एक नई बात चल रही है कि हो हाँ। सकता है कि एक मीडिया काउंसिल बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। सरकार ने एक प्रपोजल भी भेजा, हमारे पास भी आया था, प्रेस काउंसिल में भी आया था। उस पर भी हम लोगों ने विचार किया और उस पर अपना हमारी जो सुझाव थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। अब इस तरह की अगर कोई मीडिया काउंसिल बनती है तो उसमें प्रिंट मीडिया भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स भी रहेंगे, डिजिटल मीडिया भी रहेगा, उसमें सोशल मीडिया को भी कवर किया जाएगा। तो इस तरह का अगर व्यापक कोई संगठन बनता है जिसके विंग्स हो सकते हैं, मान लीजिए जी। प्रेस काउंसिल है, प्रिंट का देख ले, या कोई और ये विंग बन जाए जो टीवी चैनल्स के लिए देख ले, या फिर कोई डिजिटल मीडिया के लिए बन जाए। इस ढंग का जब कोई मैकेनिज्म बनेगा, और वो पहली उसकी गारंटी ये होनी चाहिए कि वो स्वायत्त होगा, ऑटोनोमस होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और उसको कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होंगे। अगर इस तरह की कोई संस्था बनती है या इस तरह के अधिकार मान लीजिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अगर दिए जाते हैं तो बात बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, बहुत सारे मामलों में हुआ भी है। अब जैसे आप देखिए कि अब दिल्ली के एक दो बड़े अखबार थे, मतलब अधिकतर अखबारों का यह हाल था कि जो विज्ञापन छापते थे वो पूरा का पूरा आर्टिकल छाप देते थे और उसके कहीं कोने में एक लिख देते थे कि ये तो मीडिया का इम्पैक्ट इनिशिएटिव या कुछ कर एडवर्टोरियल या ये। जी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं बनेगी, आपको सीधा सीधा विज्ञापन छापना होगा कि ये विज्ञापन है। क्योंकि अगर आप लेख के रूप में छाप रहे हैं, इंटरव्यू के रूप में छाप रहे हैं और उसमें संवाददाता की जगह किसी का नाम भी डाल दे रहे हैं आप, तो हाँ। उससे मैसेज नहीं जाता, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी लगता है कि नहीं साहब ये विश्वसनीय है। और अगर विज्ञापन होता है तो विज्ञापन के हिसाब से लोग देख करके देखते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। या फिर एक और अखबार के बारे में ऐसा ही आया था कि जो क्लासिफाइड विज्ञापन उसके आते थे, तो उसमें जी। ज्यादातर जो है खबरें, मतलब ज्यादातर विज्ञापन जो होते थे वो मसाज पार्लर और फ्रेंडशिप क्लब और इतना रुपए कमाइए और ये करिए, इस तरह का जो मतलब सेक्स का ही था, सेक्स रैकेट का ही जो विज्ञापन इस तरह से होता था। तो उसको बुला करके पूछा तो बड़े बड़े वकील लेकर के आए लोग, तो हमने सिर्फ यही कहा कि भाई ये जो विज्ञापन है, क्या आप इसको अपनी बेटी के साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं क्या? हम्म। अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर उनको माफी मांगना पड़ा। फिर वो उसको उस समय तक तो खत्म ही कर दिया, लेकिन अभी पता लगा फिर कुछ एक अखबारों में आने लगा है। तो मैक्सिमम जो हाँ। शिकायतें आती हैं तो पेड न्यूज की आती हैं और दूसरा फेक न्यूज की आती हैं। फेक न्यूज की भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो जी। उसको देखने का अपना एक है, चूंकि प्रेस काउंसिल पूरे देश भर को, देश बहुत बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग हैं, तो उसको देखने के लिए संस्था तो थोड़ी छोटी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपने ढंग से काम कर रही है जितने अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से। जयशंकर जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हैं। कुछ लोगों ने लिंक्डइन के इनबॉक्स में सवाल किए हैं, कुछ लोग यहाँ फेसबुक कमेंट बॉक्स में आके भी टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रियराज जी आपको नमस्ते कह रहे हैं। इन्हीं ने बताया था कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। और शिवाजी मोहिते भी आपसे जुड़े हैं। शिवाजी मोहिते आपका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं स्वागत है। इसके अलावा हैदराबाद से नीरज कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। और प्रियराज जी कह रहे हैं कि अमृत प्रभात के विषय में जिक्र करिएगा, आज तुषार वो का हमारे लिए कार्टून बनाते थे। जी हाँ, बहुत वो मशहूर। बहुत अच्छे स्केच बनाते थे हमारे आर्टिकल्स पे कई बार। जी मतलब जी अगर वही प्रियराज है, बहुत अच्छी अच्छी बात लगी। जी हाँ। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी मेरे लिए ये रही खुशनसीबी है कि प्रियराज से आज किसी ढंग से मुलाकात हो गई। उनका नंबर आप ले लीजिएगा, हम उनसे बाद में संपर्क करेंगे। हमारे जी बड़े ही अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन अब हम खोजते थे उनको बार बार, वो कहीं मिले नहीं। जी जी। तो वो कह रहे तुषार कांति घोष का भी जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद से नीरज कुमार सिन्हा हैं। ये अतुल कुमार एक होते थे हमारे साथ हाँ हिंदी हाँ अधिकारी, ये हाँ उनके परिवार के, उनके भाई हैं। ये भी हाँ। पत्रकार है और हैदराबाद में हिंदी का अखबार निकाल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या धर्मवीर भारती, हरिवंश, निखिल वागले, सुरेंद्र प्रताप सिंह के सरोकारों की पत्रकारिता हो रही है आज ही, वो ये जानना चाहते हैं। नहीं, कतई नहीं हो रही है। जिन जो मानदंड उन्होंने बनाए थे, धर्मवीर भारती जी ने बनाए थे, या ये सुरेंद्र प्रताप सिंह ने, या बाकी लोगों ने भी, जो उस समय की जो पीढ़ी थी पत्रकार, तो रघुवीर सहाय जी थे, इन लोगों का, जब प्रभाष जोशी जी थे, राजेंद्र माथुर जी थे। अब इन लोगों की जो पत्रकारिता थी, जिस ढंग से इन्होंने किया था, जैसे एक सवाल आया था कि क्या उसको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, आपने पूछा था शुरू में ही।
मैं आपको बताऊं जी कि एक बार जब 1984 में 412 सांसद लेकर के कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे, तो उस समय प्रभास जोशी ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि जिस ढंग से प्रचंड बहुमत मिला है सरकार को, राजीव गांधी को, और विपक्ष बहुत ही दीनहीन भाव मतलब स्थिति में पहुंच गया है, तो ऐसे समय में पत्रकारिता को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कौन सरकार पे अंकुश लगाएगा, नियंत्रण लगाएगा, कौन उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा, यह जिम्मेदारी आज पत्रकारिता पे आ गई है। यह बात प्रभास जोशी ने उस समय लिखी थी, 1984 की बात मुझे याद आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक उस ढंग से रहना चाहिए, मतलब निर्चीर विवेक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर सरकार हाँ कोई गलत काम करती है, जैसे आपने एक सवाल और पूछा था कि जो जन आंदोलन हो रहे हैं, जन आंदोलनों के दिन क्या खत्म हो गए क्या? क्योंकि जिस तरह से किसान 9-10 महीने से आंदोलित हैं, दिल्ली की सीमाओं पे वो डेरा डाले जमाए हुए हैं, 500-600 किसान दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, लू हो या गर्मी हो या बरसात हो या ठंड हो, ये तीनों मौसम में उन्होंने अपने को वहां डेरा जमाए रखा, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, किसान जो आए थे एक बार, तमिलनाडु से किसान आए थे, वो प्रधानमंत्री निवास तक जा रहे थे, और मतलब क्या कहें, हम बहुत शब्द नहीं है, बहुत ही कि अपना मूत्र और मल जो है वो भी खाने पीने की बात कर रहे थे उस ढंग से जो है, लेकिन ये सरकार के कान पे जूं नहीं लगी। और सबसे बड़े आश्चर्य और मतलब क्या बताएं, जो हमको कई बार शर्म भी आती है कि ये इसकी बात यह है कि साहब ये सरकार और इसके अधिकतर लोग जो जन आंदोलनों से ही निकले हैं, चाहे जनसंघ के जन आंदोलन रहे हों, चाहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जेपी आंदोलन से निकले हों, या उसके बाद भी लगातार, जैसे मान लीजिए अब राम जन्मभूमि का भी आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज पे हर सवाल, जब कभी महंगाई बढ़ती थी, जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते थे, तो गैस सिलेंडर का वो लेकर के सुषमा स्वराज जी, राजनाथ जी और सारे लोग यहाँ खड़े हो जाते थे, पार्लियामेंट पे प्रदर्शन करते थे। तो ऐसा नहीं है, जन आंदोलनों का दबाव, देखिए सरकार के बारे में जनता क्या सोचती है, ये बात तो सामने आनी ही चाहिए ना। लेकिन अब चूंकि मीडिया का रोल भी अपने ढंग का है, अब मीडिया ये नहीं सोचता है कि किसान विषय पे हम चर्चा करें या उनके आंदोलन के बारे में चर्चा करें, वो इस बात पे चर्चा करता है कि नहीं, इस आंदोलन में खालिस्तानी हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, तो कभी ये अमीर किसान है, धनाढ्य किसान है, मतलब उसके अंदर की जो ये निकालना शुरू कर देते हैं, ये भी निकालिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनका जो इशू है, जो 9-10 महीने से सब काम धाम छोड़ करके वो सीमाओं पे खड़े हैं, जान दे रहे हैं, मर रहे हैं लोग, तो उनकी बातें तो जी सुनी जानी चाहिए ना। तो लोकतंत्र में सरकार को, जनता की अगर वो सरकार है, तो जन भावनाओं की तो कद्र करनी ही पड़ेगी। जन भावनाओं की अगर कद्र नहीं करेगी, तो फिर जनता अपने हिसाब से फैसले करती है, वो देर और जी सबेर हो सकती है, लेकिन जी। कुछ और सवाल भी लेना चाहता हूँ। जी। प्रिय राज जी लिख रहे हैं कि मीडिया काउंसिल बहुत अच्छा आइडिया है, वो इस आइडिया की सराहना कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। और नीरज कुमार सिन्हा फिर एक बात पूछ रहे हैं कि मैंने एक बार लिखा था मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुझे एक संगठन ने पूछा क्या आप मुसलमान हैं, अगर नहीं तो ऐसी अ, कहावत मत लिखिए। ये दौर भी आ गया देश में। और आगे यही लिखते हैं कि आपके बेबाक जवाब के से हमारी हिम्मत बढ़ी है, ये लिख रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे साथी हैं हर्ष विवेकवर्धन श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि कबीर व संजय जैसे पात्रों पर आधारित पत्रकारिता आप चुनौती है। ये बात आपने सही कहा। और ये विवेकवर्धन श्रीवास्तव भी पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि किन तथ्यों पर विश्वास करें, ये बात जानना बड़ा मुश्किल है। इस एक और हमारे पाठक ने सवाल किया था इनबॉक्स में कि अंबानी और बिड़ला के बाद अब अडानी ग्रुप भी मीडिया में आ रहा है, क्या भारत में भी मीडिया का कारपोरेटीकरण हो गया है? नहीं, ये तो लगातार कारपोरेटीकरण तो हुआ ही था, पहले भी था। पहले भी जैसे जी टाटा बिरला की कहते झूठ प्रेस कहते थे, क्योंकि बिरला जी की जी झूठ मिले थी, तो बिरला जी का हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान अखबार था, या बिहार में उनका प्रदीप और सर्चलाइट अखबार था, तो बिरला जी का हाँ ही होता था, या डालमिया लोगों का, फिर बाद में जैन लोगों का टाइम्स, बिनेट कोलमैन कंपनी, जिसमें हम और आप दोनों काम कर चुके हैं, ये कंपनी उनके पास थी ही थी। लेकिन अभी जिस ढंग से जो नया नियो कारपोरेटाइजेशन हो रहा है कि अंबानी तो थे ही थे, बिरला जी हैं ही हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बड़े
कारपोरेट हाउसेज हैं। असल में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि साहब हमारा जो बिजनेस व्यापार है उसके अलावे एक मीडिया भी होना चाहिए, ताकि वो सरकार पे दबाव बनाने का काम करे, या कभी हमारे खिलाफ कोई तरह की कोई खबर हो या कुछ बात हो तो उसके जरिए हम उसको काउंटर कर सकते हैं। अब अडानी के पत्रकारिता के क्षेत्र में आने की बात जो है, जैसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, मतलब इसके बारे में हम कोई दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको आज कोई बता रहा था कि हमारे और आपके जो एक कॉमन मित्र हैं वो अभी शायद अडानी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जी उनको जाने के बाद फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद अडानी जी एनडीटीवी को टेक ओवर करने वाले हैं। हालांकि एनडीटीवी ने शायद इससे मना किया है। और जी दूसरी ये भी आ रही है कि शायद जी न्यूज को, जी टीवी को या कुछ खरीदने की, क्योंकि अब वहां गए हैं, हम लोग के मित्र गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां जाकर के वो कारपोरेट का काम तो नहीं करेंगे, मीडिया से संबंधित ही कोई काम करेंगे। तो वो इसको यही इसका आधार है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कारपोरेट का यही है कि वो एक अपने लिए ढाल के रूप में मीडिया को इस्तेमाल करना चाहता है कि कभी अगर कोई बात हुई तो एक तो हमारे स्पोक्स पर्सन का काम करेगा मीडिया, हमारा ये माहौल बनेगा। आपको याद होगा कि जब सहारा परिवार के जो मालिक थे, सुब्रत राय सहारा, तो उनके खिलाफ जब मुकदमे हुए और जब जेल गए वो, तो उनका अखबार जो है एक माउथपीस के रूप से एक तरह से काम करने लगा था, और लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पाया। तो देखिए, हाँ मीडिया को अपना मुगालता भी दूर कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मीडिया के दिमाग में जो बात घुस गई है हाल के वर्षों में कि हम नियामक हैं, हम नियंता हैं, मतलब हम जिसको चाहें जी उसको हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, और हम जिसको चाहें उसको पद पर से हटा देते हैं। तो इस तरह का मुगालता, जैसे हमारे बहुत पहले की बात है, जब हम आनंद बाजार पत्रिका रविवार के साथ जुड़े हुए थे, हमारे एक संपादक, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने किसी बात पे कोई चर्चा एक पार्टी में हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब वो, मैंने राजीव गांधी से कहा कि फारूक अब्दुल्ला से दोस्ती कर लो एंड ही डिड इट, मैंने कहा कि तुम ये काम कर लो एंड ही डिड इट। तो इस तरह से 4-5 उदाहरण दिया उन्होंने। तो मैंने वहीं पे कहा, हमने कहा कि सर बाकी सब बातें सही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा था, तो कुत्ते को ये वहम हो गया कि बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूँ, तो एक जगह पे जाके कुत्ता वहीं रुक गया। फिर जब देखा उसने चारों तरफ, तो बैलगाड़ी का कहीं अता ही पता नहीं था। तो बैलगाड़ी को गाड़ीवान हाँक रहा था और बैल खींच रहे थे, लेकिन कुत्ते को वहम हो गया कि नहीं साहब, हम किसी को इसमें कुत्ता कहने की, मैंने कोई ये ना सोचे कि साहब एक विधानसभा का अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कम कपड़े पहनने के नाम पे गांधी की तुलना राखी सावंत से कर दी। तो मैं इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता, हिमाकत भी नहीं कर सकता। तो मैं किसी पत्रकार की भावना को अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसको कुत्ता कतई नहीं मान रहा हूँ, मैं किसी संपादक को ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमको ये मुगालता हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं, हो सकता होंगे, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, और बहुत सारे हाँ दरवाजों और खिड़कियों से राय और सलाह आती है। अब किसी की सलाह पर अमल हो गया तो उसको लगता है कि हमारे कहने पे हो गया। तो मैं इस तरह आपको का रोकना चाहूंगा जयशंकर जी। नीरा राडिया केस से ये बात तो उजागर हुई कि जो दलाल टाइप के पत्रकार हैं, एक गिरोह है, वो एक समय तक मैनिपुलेशन करता रहा था सरकार में लोगों को मंत्री बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, उसमें तो ये बात उजागर हुई थी, कई चेहरे भी सामने आए थे उसमें, और वो चेहरे बहुत ये नहीं रह गए। मतलब ये सही बात है, नीरा राडिया, देखिए वो भी कारपोरेट का एक खेल था। नीरा राडिया जो है, मैं बता रहा हूँ कि एक बार जब हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कवर करते थे हिंदुस्तान अखबार के लिए, तब उनका एक चर्चा आया था कि वो टाटा के लिए जो सिंगापुर एयरलाइंस और ये सब लेकर के जो एयर इंडिया को खरीदने की बात हो रही थी, या इसके एक जो नई एयरलाइंस बनाने की बात हो रही थी, तो वो कुछ लॉबिंग, वो लॉबिस्ट मानी जाती थी कि लॉबिस्ट है, वो लॉबिंग करती थी, और उनके जी साथ रतन टाटा जी से भी कुछ संबंध, जो करीबी संबंध रहे, जो भी रहा हो। तो उस समय हल्का सा उनका नाम मैंने सुना था, बाकी तो उनका कभी हमने दर्शन नहीं किया, ना कभी हम जानते थे। लेकिन बाद में जिस तरह के खुलासे हुए, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो जिनके नाम आए, उस पर खासा यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो इन्वॉल्व थे, और तो घटना हुई। बात सही है कि इनको बना दीजिए, उनको मत बनाइए, इनको ये कर दीजिए, ये सारी, मतलब एक पत्रकार का काम ये हो नहीं सकता है। अगर वो पत्रकार इस ढंग का काम करता है, अगर मैं किसी से कहूं कि साहब इनको आप फला अधिकारी बना दीजिए, या इनको आप मिनिस्ट्री में रख लीजिए, या इनको बाहर कर दीजिए, तो ये काम एक दलाल कर सकता है, बिचौलिया कर सकता है, एक पत्रकार नहीं कर सकता है, और ये पत्रकार की भूमिका होनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरह इसको, लेकिन किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया या समर्थन नहीं किया।
हालांकि बाद के दिनों में देखिए ना, जिस तरह से राज्यसभा में मीडिया के लोग भेजे गए, जिस तरह से विभिन्न पदों पे मतलब जो नियुक्तियां हो रही हैं खास तौर से, उसमें देख करके कि भाई इसमें से कौन कौन लोग शाखाओं में पहले गए हैं कि नहीं गए हैं, या फिर वो हमारी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनको उस ढंग से पद्मश्री देने से लेकर के और फिर ये सारा राज्यसभा की टिकट और नौकरियां जो है, सरकारी नौकरियां जिस ढंग से दी जा रही हैं, तो एक तरह वही जी है कि मतलब आप एक स्वामी भक्त मीडिया तैयार करना चाहते हैं, अंधभक्त मीडिया तैयार करना चाहते हैं। तो हम इसका भी विरोध करते हैं, और नीरा राडिया के जमाने में जो जंग की पत्रकारिता हुई थी उसका भी विरोध करते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता छोड़ के आप करिए तो ठीक है, आप एक लॉबिस्ट बन जाइए, उनसे हमको कोई हाँ शिकायत नहीं है। राजीव शुक्ला जो कुछ भी कर रहे हैं तो उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन राजीव शुक्ला अगर पत्रकार रहते हुए अगर कुछ करते थे तो उसको लेकर के हमको आपत्ति होती, तो उस समय भी होती थी, हम लोग विरोध करते थे। जी एक और सवाल आया है प्रियराज जी की ओर से कि विज्ञापन के विषय में क्या प्रेस काउंसिल और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल में समन्वय हो सकता है? विज्ञापन के विषय में क्या प्रेस काउंसिल और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल में समन्वय हो सकता है? प्रियराज जी पूछ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग काउंसिल को कौन गवर्न करता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई समन्वय अगर बनता है तो अच्छी बात होगी। अब वो तो देखने की बात होगी कि मतलब कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। अब वो हाँ, उसका किस एडवर्टाइजिंग काउंसिल, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि उसकी कौन जी गवर्निंग बॉडी है, कौन उसको देखता है। तो जी लेकिन हाँ, विज्ञापनों पे अपने मैंने देखिए, अखबार में जो कुछ भी छपता है उसके लिए प्रेस काउंसिल जिम्मेदार हो सकता है, उस पर उसकी सुनवाई कर सकती है, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो एडिटोरियल कंटेंट हो। तो इसलिए उस हिसाब से तो हम कर सकते हैं। हाँ, यह है कि अगर उसके जो मानक हैं उस मानकों के हिसाब से अगर एडवर्टोरियल ये क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग जो है काउंसिल जो है जी वो जी उसके साथ कोई बन सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है। वो इस तरह का अगर होगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, प्रस्ताव पर विचार करें। एक और हमारे मित्र ने पूछा है, नरेंद्र दुबे ने, कि पत्रकारिता और मीडिया के गहरे पतन का दौर है, यह गिरावट कहां तक जाएगी? बहुत पतन का दौर चल रहा है मीडिया में, ये देखिए, गिरावट कहां तक जाएगी? कोई सीमा उसकी बांधी जा सकती है क्या? नहीं, जब जब पतन के रास्ते पे हम जब चल पड़ते हैं तो फिर वो ये नहीं रहता कि कहाँ रुकेंगे। जी तो इसलिए उसका तो बहुत ही है कि, लेकिन ये इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब एक किसी ने कहा था कि साहब वो मायूस होकर यूं आंगन से न उखाड़ो पौधे, धूप बरसेगी तो बरसात भी यहीं होगी। तो ये हो सकता जी है कि देखिए, मतलब इससे इतना ना उम्मीद होने की जरूरत भी नहीं है। इसी देश में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और एक हाँ, दौर चल रहा है, उस दौर को देखते हुए अगर अगर मीडिया का पतन दिखाई देता है तो इसी दौर से कुछ बातें निकल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में जी निकलेगा, हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग भी, अब देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपने ढंग की पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, वो मुख्य धारा की मीडिया नहीं है वो, लेकिन फिर भी अपनी बातें तो कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच तो रही है ना। एक इसके लिए सबसे जी बड़ी जरूरत दूसरी है कि जनता के बीच में जो पाठक वर्ग है, जो दर्शक या श्रोता वर्ग है, उसको जी रिएक्शन करना होगा। उससे अगर देखिए, पहले आपको याद होगा जब हम लोगों की पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता का दौर था, उसमें तो हर अखबार में, हर पत्रिका में एक संपादक के नाम पत्र का कॉलम होता था। तो जी उसमें बहुत सारे पत्र आते थे जो अखबार के बारे में भी, पत्रिका के बारे में भी होते थे, उसके कंटेंट्स के बारे में भी होते थे। अब वो लोगों ने एक तरह से बंद कर दिया है। अगर लोगों ने तय जी कर लिया कि साहब ये अखबार गलत खबर छाप रहा है, या ये उसका ये गलत है, तो उसके हाँ, विरोध में लोगों को कुछ कर सकते हैं, संपादक के नाम पर पत्र लिख सकते हैं, प्रेस काउंसिल में भी आ सकते हैं। उनको रिएक्टिव होना पड़ेगा। रिएक्ट जब तक नहीं करेंगे, क्या चैनल है तो चैनल का बहिष्कार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आता तो हम बहुत सारे चैनल एकदम देखते ही नहीं है, कोई न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, तो ठीक है, लेकिन नहीं देखते हैं, अब वो कहीं ना कहीं तो ये है ना। तो इससे अगर लोगों को थोड़ा सा लगता है तो पतन पे रोक तभी होगी। अदरवाइज तो क्या है, ये तो कहेंगे कि साहब हमारा टीआरपी है, टीआरपी तो हमारी बढ़ी जा रही है, हमारी टीआरपी इतनी पहुंच गई, अब उसके लिए क्या खेल करते हैं। ये अर्नब गोस्वामी वाले मामले में तो क्लियर हो ही गया था कि क्या क्या खेल करते हैं टीआरपी बढ़ाने घटाने के लिए। तो जी लेकिन वो है, उनके मन में ये भावना है कि साहब हम जो दिखाते हैं लोग पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते तो फिर हमारी टीआरपी कैसे बढ़ जाती है।
देखिए साहब, इसमें एक बात कहने की, जैसे कई फिल्मकार कहते हैं कि हम अश्लीलता इसलिए दिखाते हैं कि लोग पसंद करते हैं। अरे भाई, लोग कोई जुलूस निकाल के तो गए नहीं थे कि आप सनी लियोनी को फिल्म में लीजिए। कोई मोर्चा लेके गए थे क्या? ऐसे लोग कोई मोर्चा लेके तो फिल्म सिटी में या मुंबई में गए नहीं है। नहीं, आप देखिए प्रकाश जी, सवाल है कि जो आप परोसते क्या हैं, आप जी। जो परोस रहे हैं उसी पर से होगा ना। आप चावल और दाल परोस रहे हैं तो आप उससे कोई पूछेगा कि चावल दाल पसंद है या रोटी। अब रोटी तो आपने रखा ही नहीं ना सामने। बिल्कुल जब सही बात जब है। खाना ये रहेगा तो आप तो यही परोस रहे हैं। भाई बहुत पहले की बात है, हमने एक बार सईद मिर्जा का इंटरव्यू किया था कि साहब आप तो सिर्फ 8 फिल्में बनाते हैं जो बहुत कम लोग देखते हैं, उनको पुरस्कार और सम्मान तो मिल जाता है लेकिन सिनेमा हॉलों में चलती नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो कमर्शियल सिनेमा है वो भी एक आर्ट है, लेकिन सवाल है कि हाँ उसके बारे में फिर कोई चर्चा नहीं करता है। भाई शोले बहुत हिट हो गई थी, लेकिन हाँ हाँ उसी कमर्शियल वर्ल्ड की शान तो पूरी तरह से पिट गई थी। तो इसके बारे में आप हाँ। क्यों नहीं कर रहे? तो कौन सा मानदंड हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, जी वो तो खैर ठीक है। और जहां तक मीडिया की बात है, जिस ढंग के आप दिखा रहे हैं कि मैंने वही चीजें, क्योंकि पसंद लोगों की यही आ रही है इसलिए हम दिखा रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा ना कि पहले जैसे हम कहते थे कई बार कि साहब वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 4 आर पर गवर्न होता है। राजू श्रीवास्तव, राखी सावंत, रामदेव, 3 आर पे रहता था उस समय। अब उसमें एक जी। राष्ट्रवाद का एक नया जुड़ हाँ गया है। हाँ तो उसको लेकर के जब कभी होता है तो इसमें से किसी को आगे उछाल देते हैं कि अब राखी सावंत को कोई देखना नहीं चाहता है, कोई पसंद उस ढंग से पसंद नहीं करता है, उनकी वल्गैरिटी जी पे कोई रिएक्ट करे। या रामदेव बाबा जो है वो योग से बजाय अब उपभोग के कामों में लग गए हैं, वो अपना वो अब जींस पैंट भी बेच रहे हैं और सारा कुछ बिजनेस व्यापारी हो गए हैं। तब उनका भी उतना नहीं चलता। राजू श्रीवास्तव की मिमिक्री भी जो है वो फिल्म सिटी बनाने तक सीमित हो गई है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उनको नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का कुछ जिम्मा उम्मा दे दिया है, तो उसमें वो व्यस्त हो गए हैं। तो अब उसका कुछ नहीं रह गया, तो फिर राष्ट्रवाद चल जाता है। अब बुलाकर कभी पाकिस्तान से लोगों को ला दीजिए, कभी हिंदू मुसलमान कर दीजिए, कभी भारत पाकिस्तान कर दीजिए, भारत तालिबान कर दीजिए और उसमें बहस कराते रहिए। मैं एक मैंने है तो चूंकि पुरानी बात है लेकिन मैं आपसे उसका शेयर करना चाहता हूँ कि मीडिया का एक जिम्मेदारी जो है मीडिया की देश और समाज के प्रति भी होती है। देश किस दिशा में जा रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, इससे जागरूक करने का पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को जागरूक करने का दायित्व तो भी हमारे मीडिया पे होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, अक्सर अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में देता हूं मैं, कि जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, उनके साथ हम कई देशों की यात्राओं पे गए थे। आइसलैंड जब हम लोग गए थे, तो आइसलैंड में जब हम देख रहे थे होटल में, तो टीवी चैनलों पे न्यूज नहीं आती थी। तो हमने किसी से पूछा वहां कि भाई यहाँ न्यूज नहीं देखते हैं लोग क्या? तो कहा गया कि नहीं साहब, न्यूज देखते हैं, वो जो प्राइम टाइम रात में आता है 9 बजे के आसपास या 8 बजे तो उसको लोग बहुत चाव से बहुत सब लोग देखते हैं। हमने कहा उसमें क्या होता है? तो उसमें यह होता है कि जो एंकर लेडी होती है वो हर एक न्यूज ब्रेक के बाद अपना एक कपड़ा उतार देती है, और जब खत्म होता है उसका प्रोग्राम, खत्म होते होते पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। तो उसको सब ये लोग देते हैं। सारे खबरें उसमें सब होती हैं, दुनिया जहान की खबरें होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, देश की भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है, स्पोर्ट्स, हर तरह खबरें होती है। लेकिन सिर्फ एक ही खासियत होती है कि वो हर ब्रेक के बाद अपना कपड़ा उतार देते, नंगी हो जाती। तो लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ प्रकाश जी कि जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई, वैश्विक आर्थिक मंदी का जब दौर आया, तो एज ए नेशन दिवालिया होने वाले देश का नाम था आइसलैंड। उसके पहले जो दुनिया भर में पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक आइसलैंड की होती थी, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। अब उसको उठने में तो ये मीडिया को भी देखना चाहिए। वहां का आइसलैंड का मीडिया ये बता नहीं पाया कि कैसे जी। आइसलैंड का पैसा जो है इजराइल या अमेरिका के हाथों में चला गया और वो लोग कंगाल होते चले गए। तो ये काम उनका बताने का था। तो हमारा मीडिया भी है, हमको बताना चाहिए कि हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, आज जो आर्थिक बदहाली का माहौल बना हुआ है, या बेरोजगारी का आलम बना हुआ है, महंगाई के आलम बना हुआ है, या और सारी चीजें हैं, उनको पक्ष विपक्ष जो भी है आपका, लेकिन कभी इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। जी। यदि हमारे टेलीविजन चैनल में ये है कि जो एंकर है वो कपड़े नहीं उतारता है या नहीं बाकी उतारती सब है, करता है, बाकी बाकी सब करता है। स्तर वही है। एक कुछ हाँ। सवाल बहुत आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दर्शकों ने इतने उत्साह से आपसे बातचीत को ली है। स्वप्निल शर्मा एक पत्रकार हैं, मनावर में रहते हैं, आदिवासी जिला धार का एक तहसील है। वो पूछ रहे हैं कि प्रेस काउंसिल ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के लिए अभी तक कोई प्रयास क्यों नहीं किया?
प्रेस काउंसिल ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? स्वप्निल शर्मा जी ये जानना चाहते हैं। देखिए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने का काम केंद्र सरकार का है और इस पर हमारे यहाँ भी कई बार बातें उठी थी, तो लोगों ने यही राय रखी थी कि कानून बनना चाहिए जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया था या अन्य कई राज्य सरकारों ने भी बनाया है, तो केंद्र सरकार को भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। अब प्रेस काउंसिल तो कोई कानून बना नहीं सकती है, प्रेस काउंसिल जी, सजेशन दे सकती है, सलाह दे सकती है, तो ये सलाह तो हम लोगों ने दी है, तो ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सलाह भारत सरकार को दी है। अब उस पर अमल करना न करना ये भारत सरकार का जी, काम है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है प्रकाश जी, कि हम वो लोग हैं जो सबकी खबर लेते हैं, सबको खबर देते हैं, लेकिन हमारी खबर कोई नहीं लेता। अगर जी, हमको कोई मार दे, पीट दे, गाली दे दे, हमारे ऊपर मुकदमा कर दे, हमारे लोग कोरोना में मर जाएं, मतलब ये हालत अभी तक तो ये थी कि भारत सरकार ये मानने को नहीं थी तैयार कि साहब ये जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर हो सकते हैं। जब प्रेस काउंसिल के जी, कार्यक्रम में हमने ये बात उठाई थी, तो हालांकि महामहिम जी, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी का भी आ गया कि रियल सेंस में जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि उनको उन जी, स्थितियों में जाके के काम करना पड़ता था, उसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ता था जहां इन्फेक्शन था, जहां लोग मरीज जान दे रहे थे, मर रहे थे या इलाज जिनका हो रहा था। तो जी, उसको कोई सोचने वाला ही नहीं है। हमारी आज तक कोई सामाजिक, मतलब एक तो होती है व्यक्तिगत सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, एक होती हाँ, है सामाजिक सुरक्षा। हमारे लिए कोई जी, राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो हमको मेडिकल फैसिलिटीज जो मिली हुई थी, डिजिटल की फैसिलिटी मिली हुई है, उसमें भी जी, सारे पत्रकारों को नहीं है। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे भारत सरकार के, उनको आपने दी हुई है। रेलगाड़ियों जी, में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते थे उनको था कि 50% छूट मिलेगी, लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना के नाम पे वो छूट भी खत्म कर दी और रियायत भी खत्म सारी कर दी, सुविधाएं खत्म कर दी। सारी सुविधाएं खत्म कर दी। आज कुछ भी रह नहीं गया है, कहीं पेंशन की कोई स्कीम नहीं है। अब जो, जैसे हमने एक बार बात की थी, मतलब तो प्रेस काउंसिल के रूप में नहीं बल्कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसके नाम पर हम गए थे मिलने संतोष गंगवार जी जो उस समय श्रम मंत्री थे। तो हमने कहा कि साहब हम्म, जर्नलिस्टों के लिए भी एक पेंशन स्कीम बना दीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर काम भी किया है, तो उन्होंने कहा प्रोफार्मा अगर मंगाया सभी राज्य सरकारों से, तब तक उनका जो उनके सेक्रेटरी थे, वो आईएएस सेक्रेटरी थे, वो आए तो उन्होंने कहा कि नहीं सर गुप्ता जी, लेकिन आप लोगों को तो पेंशन मिलती है मुझे लगता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल मिलती है, हमको तो मिलती है। 1680 रुपए पेंशन, 1680 रुपए एक महीने में, उसमें हम पान खा सकते हैं, बीड़ी पी सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप बता दीजिए। और वो पैसा जो है पेंशन नहीं है, वो पैसा जो प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में जो हमने जमा किया हुआ था, उसी में एक पेंशन फंड नाम का एक अलग से कोष होता था, तो उसमें हमारा ही जो जमा हुआ पैसा, उसी का ब्याज हमको सरकार पेंशन के नाम पर देती है। तो इसको अगर आप पेंशन मानते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें कहीं 10,000 भी दे रही हैं, कहीं 15,000 भी दे रही हैं, कहीं कुछ भी दे रही हैं। तो इस तरह का कोई भी स्कीम अभी तक भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए नहीं मध्य बनाया। प्रदेश सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नहीं दे रही है, लेकिन वो दे रही है सम्मान निधि, श्रद्धा निधि, और वो 10,000 रुपए केवल उन पत्रकारों को दे रही जो 20 हाँ, साल से अधिमान्यता प्राप्त रहे हो, लगातार 20 साल अधिमान्य हाँ, रहे हो। हाँ। अब सब तो देखिए, मतलब सब बहुत गिने चुने पत्रकार हो गए, नहीं जबकि वही मध्य कह रहे प्रदेश हैं। की सरकार इमरजेंसी में जाने वालों को, जो इमरजेंसी में जेल में एक दिन भी रहे, उन्हें 25,000 रुपये महीना दे रही है। अगर आप जयशंकर जी मध्य प्रदेश के आजमगढ़ के बजाय मध्य प्रदेश की जेल में रहे होते इमरजेंसी में, तो हाँ, आपको 25,000 रुपये महीना भी मिल रहा होता कोरोना लोकतंत्र सेनानी के नाम पर। तो ये आपका नहीं नहीं दुर्भाग्य कि आप नहीं, आजमगढ़ की जेल प्रकाश, में थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप प्रकाश जी। मुझे भी जी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 20,000 हाँ, रुपए देती है पेंशन। अच्छा, लोकतंत्र सेनानी के नाम पे 20,000 पेंशन हमको भी उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। तो पहले तो जी, बहुत 500 रुपए करीब था, फिर बढ़ के 1,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर योगी जी ने उसको 20,000 कर दिया था। तो ठीक है, उसमें वो एक अलग बात हो सकती है, वो तो एक अलग है। लेकिन वही आपने बाइफरकेट कर दिया ना, अधिमान्य पत्रकारों की संख्या कितनी होगी, बहुत ही कम होगी। 20 साल लगातार रहना चाहिए, 20 तो साल लगातार रहना चाहिए। उसके लिए भी 20 साल होना चाहिए। 20 साल में तो कितने पत्रकार कहाँ चले जाते हैं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं हाँ, है। तो अधिमान्यता इसको होती है, नहीं होती है। आगे मान्यता होती है कि नहीं होती है लगातार। अब तो सिर्फ अखबारों में नौकरियां भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, बधुआ मजदूर हो जाते हैं, ठेका मजदूर हो जाते जी, हैं वो। अब तो कोई जी, परमानेंट जॉब भी नहीं कोई मिलता है, तो 20 साल तक कोई एक अखबार में रह पाएगा और उसकी मान्यता कायम रह पाएगी, ये सोचने वाली बात हो सकती है। तो इसलिए इस तरह की चीजें, जब हम लोगों ने बार बार, प्रेस काउंसिल ने भी 2-2 बार इस पर लिखा, रेल मंत्रालय को लिखा कि साहब पत्रकारों को
क्योंकि पत्रकार ऑन ड्यूटी जब जाता है तो उसको 50% का जो कंसेशन मिलता है, सरकार ने कह दिया नहीं हम तो रेलगाड़ी चला ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, एक विशेष शून्य गाड़ी लगा चला दिया रहे है, हैं। गाड़ी के नंबर के आगे एक शून्य लगा दिया है। उसने लगा दिया तो वो विशेष गाड़ी हो गई। जैसे इन लोगों ने एक्सप्रेस गाड़ियों पे कुछ थोड़ा सा हल्का सा बदलाव कर दिया संख्या में और उसको मेल बना दिया, सुपर फास्ट कर दिया, उसका किराया जी बढ़ गया लेकिन उसकी स्पीड में उसकी सुविधाओं में कोई बढ़, खैर वो सब तो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा कहना यही है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। आपके मंच से भी ये हम मांग करते हैं, हम लोगों ने प्रेस काउंसिल की तरफ से भी इसका एक सुझाव या प्रस्ताव दिया हुआ है, भारत सरकार के पास वो लंबित है। सुरक्षा कानून के साथ एक सामाजिक सुरक्षा कानून भी एक बनना चाहिए और पत्रकारों को भी पेंशन जैसी कोई, चाहे वो जो अखबारों के या चैनलों के मालिक हैं उनसे बात करके उनको भरोसे में लेकर के उनके जरिए कुछ मिलजुल करके करा दें, या कुछ तो एक बनना चाहिए जिससे कुछ हो। पर इंश्योरेंस भी नहीं है, बीमा कवर भी उनको नहीं मिला होता है। तो ये जी सारी चीजें हैं, मतलब इस पर कभी न कभी तो विचार करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि नहीं साहब अब तो मीडिया की जरूरत क्या है, हम भाई हम तो अगर ट्वीट कर देंगे तो वही हमारी खबर हो गई, हम एएनआई से बात कर लेंगे, उससे उसको बाइट दे देंगे, वही खबर हो जाएगी, उसी पे आप अपना समाचार छाप लीजिए, उसी पे आप अपना एनालिसिस निकाल लीजिए। भाई आप सोचिए ना कि जी 7.5 साल से हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो जी मीडिया के प्रति आपका सम्मान या मीडिया के प्रति आपका जो ये है बिहेवियर है तो उसे क्लियर हो जाता है। तो आज की तारीखों में कोई भी कहीं भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेसी राज्य का हो, चाहे वो भाजपाई हो या जनता दली हो या कोई भी हो, पर उन लोगों की यही हो गई है कि विज्ञापनों के जरिए मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। उनकी सुविधाओं, उनकी जैसे मान लीजिए उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, उनको सुविधाएं दे देंगे, उनको इंडस्ट्री लगाने के लाइसेंस दे देंगे, इसके आधार पर उनके मालिकों को सेट कर लेंगे तो मीडिया सेट हो जाएगा। अगर ये आपके मन में भावना भर गई है तो फिर तो कुछ जी बचता ही नहीं है। तो फिर फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया तो की बात करना ही बेमानी हो जाता है प्रकाश जी। जी जावेद उस्मानी जी एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं समाचार माध्यम में मौजूदा स्तर को देखते हुए जरूरी विमर्श लोकतंत्र के प्रहरी की जन संवेदनाओं से विमुखता चिंतनीय है। ऐसे हालात में सुधार के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर ठोस प्रयास हो तो कुछ संतोषजनक समाधान निकल सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ मरा नहीं है। अभी भी आशान्वित हैं जावेद उस्मानी जी की अगर कुछ गंभीर प्रयास हो तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है। प्रियराज जी फिर एक बात लेकर आए, मुद्दा जोरदार है कि उनका कहना है कि shouldn't every newspaper publish email, WhatsApp and address of Press Council of India, Press Council daily near the print line so that an ordinary reader can complain about content in the newspaper। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि ऐसा ऐसा बाध्यकारी हो कि हर अखबार अपने प्रिंट लाइन के पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फोन नंबर, पता और व्हाट्सएप नंबर लिखे, ताकि लोग ये समझ सकें कि शिकायत कहाँ की जा सकती है। दिलीप लोकरे जाने माने फोटोग्राफर हैं प्रिंट मीडिया में, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पेंशन या श्रद्धा निधि मिलती है उसके लिए प्रेस फोटोग्राफर्स को पात्र नहीं माना जाता। मैं सभी पात्रता पूरी करता हूं, लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन या श्रद्धा निधि नहीं मिलती है। दिलीप लोकरे जी ने लिखा है कि प्रेस काउंसिल की हालत यूनेस्को या यूएनए से ज्यादा नहीं रह गई है। इतना बड़ा आपने कर दिया साहब, यूएन तो बहुत बड़ी चीज है, यूनेस्को भी, ये सब तो ठीक है। नहीं ऐसा भी नहीं, उससे भी कम ही दर्जा हो सकता है। जो हालात हैं वो हालात देखिए, अब माने ये सब अंदर की बातें हैं, लेकिन मतलब जो स्वरूप है उसमें हमारे लोगों की अधिकतम चिंता होती है कि किस अखबार को कितना विज्ञापन क्यों नहीं मिल पा रहा है, यार ये सब ज्यादा होती है। बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन उसी ढंग का होता है, उस कंस्ट्रक्शन पे भी कभी ना कभी कोई चर्चा हो, उस ढंग से बात हो तो समझ में आएगी बातें, इसलिए तो। लेकिन सबसे ये युवराज का सुझाव, प्रियराज का सुझाव बहुत अच्छा है कि अखबार वाले या मैगजीन वाले, जैसे कुछ चैनल वाले भी चलाते हैं ना, कि अगर हमारी किसी खबर से या किसी से आप असहमत हैं तो आप इस पे शिकायत कर सकते हैं या ये सूचना कर सकते हैं। इसी तरह का एक छोटा सा कॉलम कहीं किसी एक पन्ने पर अगर अखबार वाले भी छाप सकें कि हमारे किसी कंटेंट से अगर किसी को शिकायत हो, तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाकर के ये शिकायत कर सकते हैं। उनका ये नंबर या उनका ये ईमेल एड्रेस है। वैसे तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वो वेबसाइट ओपन है, सबके लिए ही रहता है, उस पर सारे तरीके बताए गए हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर भी है,
उसमें उसके काम भी बताए गए हैं और उसमें ये भी बताया गया कि अगर किसी के खिलाफ किसी को कोई शिकायत करनी है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, ये सारा उसमें वर्णित है। तो उस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रियराज के हिसाब का सुझाव बहुत अच्छा है कि अगर अखबार वाले या पत्रिकाएं भी हैं, वो अगर एक कॉलम इस तरह का छोटा सा 4 लाइन का एक छाप दें तो बेहतर होगा, अच्छा रहेगा उसमें। तो ठीक है। जी प्रकाश। वो कह रहे हैं प्रियराज जी, एक और सवाल पूछ रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ द फोर्थ पिलर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई कांट ए प्राइवेट मेंबर बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया, इन दिस एरिया? नहीं, इसमें तो प्रकाश जी, न आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, न मैं ला सकता हूँ। इसमें तो जी कोई सांसद ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। लाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए ना, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर आप मानते हैं जी कि फोर्थ पिलर है, मतलब जी पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर आप मानते हैं, अदरवाइज हाँ भी, चूंकि वो समाज में ही हम भी रहते हैं, समाज में एक अपना दायित्व तो निभाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, तटस्थता पूर्वक, निरपेक्ष भाव से हम पत्रकारिता कर सके, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। अगर सामाजिक सुरक्षा होगी, लोगों को इस बात का डर नहीं होगा कि साहब हमारा मालिक कब हमको निकाल बाहर कर देगा, या जी हमारे परिवार को, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को कोई बीमा राशि कुछ मिल जाएगी या कोई एक पेंशन मिल जाएगी। अगर इस तरह का कहीं से सुरक्षा भाव होगा तो थोड़ा और खुश होकर अपने ढंग से काम करेगा। लेकिन अभी तो लोगों को लगता है कि साहब हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो अगले दिन की नौकरी सुनिश्चित करने की हो, कि मालिक हमारे नाराज ना हो जाए, हमारा प्रबंधन हमसे किसी बात को लेकर के नाराज ना हो जाए। आप देखिए, एक जमाना ऐसा भी होता था कि साहब हमसे कभी कहा गया कि साहब आप, एक बड़े अखबार ने कहा था यही दिल्ली में कि साहब आप जरा उनके, आपके तो क्योंकि आप दिल्ली सचिवालय कवर करते हैं, तो आप एलजी ऑफिस में ये कह करके हमारा ये काम करवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक बात है, हम ये काम करवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए एक है कि राजेंद्र माथुर से, अब चूंकि हमने तो नाम ही बता दिया, कि राजेंद्र माथुर जी से या सुरेंद्र प्रताप सिंह से लिखवा के दिलवा दीजिए कि आज आपका असाइनमेंट यही है। क्योंकि कल को अगर हम उसके खिलाफ कोई खबर मिलेगी तो आप, हम नहीं लिख पाएंगे। तो उसमें हमको हाँ। बताना होगा कि नहीं साहब, हमने तो अखबार के लिए काम किया था। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, गलती हो गई, आपसे कर दिया, या आप ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब तो करवा वो देंगे। नैतिकता भी नहीं बची, अब तो वो अब नैतिकता अब भी तो नहीं कोई बची। मतलब ही नहीं रहा है ना। अब तो खुश होकर के कि कौन, इसको ये काम सौंप दिया गया, ये इसी बात से वो प्रसन्न हो जाता है। भाई जब सेल्फी मिल जाए, सेल्फी से ही आप संतुष्ट हो सकते हैं, तो फिर बाकी जी चीजों का सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का कोई मायने ही नहीं रहा है। अब तो यह है कि हुआ की दौड़ में कितना हम हासिल कर सकते हैं, यही आज की हमारी हाँ। पत्रकारिता हो गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे है, लेकिन है। जी। हमारे तकनीकी सहयोगी हैं मयंक जी, उन्होंने प्रेस काउंसिल की वेबसाइट हमारे यहाँ स्क्रॉल पर डाल दी है कि कोई व्यक्ति अगर शिकायत करना चाहे, कुछ जानना चाहे तो www.presscouncil.nic.in पर जा सकता है और सारी चीजें, सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जयशंकर जी, एक और चीज पिछले दिनों हुई है, जो बड़े बड़े कुछ ग्रुप कर रहे हैं, वो पेड न्यूज दिखा रहे हैं, लेकिन बताते नहीं कि ये पेड न्यूज है, और वो बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई का एक बड़ा समाचार पत्र समूह है, या समाचार पत्र गिरोह कहना चाहिए, वो तमाम बॉलीवुड हस्तियों से करोड़ों रुपए हर साल लेता है कि हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे। अगर आपने छींका भी तो हम दिखाएंगे कि फलाने जी ने छींक दिया है, फलाने हीरोइन छुट्टी मनाने वहां गई है, उसकी बहन के घर में गृह प्रवेश हुआ है, उसके बहन के बच्चे का मुंडन हुआ है। और वो खबरें हर रोज साल भर तक वो खबरें छापते हैं, इस तरह की दिखाते हैं, उनके तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखाते हैं, और करोड़ों रुपए उसके लिए लमसम पैसा लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि एक कलाकार की फिल्म बनना शुरू हुई, इस फिल्म का मुहूर्त हुआ, इस फिल्म के मुहूर्त शॉट में नारियल फूटा नहीं, या फूल पत्ती फलानी जगह से, ऐसी वाहियात खबरें, और वो बड़े खबरों की तरह छापते हैं क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए लिया होता है, और वो कहीं भी दर्ज नहीं होता, सारा लेन देन नकद में होता है या गलत तरीके से होता है जो कागजों पे नहीं होता। तो इसके लिए कोई, क्योंकि विज्ञापन, वो तो एडवर्टोरियल भी नहीं लिखते हैं, केवल बस छाप देते हैं इस तरह की खबरें, तो इसे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए ये बताना, मैंने ये हाल के वर्षों में, मतलब ये पेड न्यूज वाली जो बीमारी चली है, पहले लोगों का रहा होगा कि साहब पत्रकारों को खुश कर लीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ गिफ्ट वगैरह दे दीजिए, पिला पिला दीजिए, अपने ढंग की खबरें लिखेंगे।
लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे होता चला गया कि साहब, आपको पता ना कि बंबई में ही एक अखबार में कुछ लोग जब आते थे विज्ञापन देने के लिए, तो उसी अखबार का कोई संवाददाता अगर उनको पकड़ लेता था रास्ते में तो कहता था, आप विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, उतना पैसा दे दिए आपकी हम खबर छाप देंगे। तो बहुत खुश हो जाता था कि साहब ये तो विज्ञापन की जगह अगर खबर छप जाएगी तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लोग उसको ज्यादा विश्वसनीय क्रेडिबल मानते हैं। तो एक वो तो बहुत पहले की बात है, मतलब तब से चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो संस्थागत होता चला गया। फिर मालिकों को ये लगा, प्रबंधन को ये लगा कि साहब ये पत्रकारों को ये फायदा क्यों मिलना चाहिए, सीधे हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। फिर उन्होंने चुनाव के दौरान शुरू हुआ, खेल शुरू हो गया। हमको याद है कि ये कांग्रेस के एक प्रवक्ता होते थे जो बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए थे, अजीत जोगी, यहीं पे दिल्ली में एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इनफॉर्मल जो हम लोग की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब इस बार बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे जो दो उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ और पैसे ज्यादा मांगे हैं। तो हमने पूछा क्यों मांगे हैं, तो भाई नहीं वो कहा कि साहब वो फला अखबार ने वो इतना पैसा मांगा है तो अलग से देना पड़ेगा। तो अब खैर जोगी जी का जो भी था, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कहा कि भाई तुम और बीजेपी वाले दोनों मिलकर के तय कर लो कि न तुम दोगे ना वो देगा, तो फिर अखबार को तो खबर तो छापनी पड़ जाएगी ना। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये लगातार, मतलब एक घटना ये भी है कि एक बार गुजरात में छबिल दास मेहता जी होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, तो कभी कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें हम भी थे, चंद्रशेखर जी भी थे, प्रभाष जोशी जी वगैरह भी थे। तो कुछ उन्होंने कोई बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब पत्रकारों को बिकते हुए हमने देखा है, सो इसलिए ऐसी बात ना करिए। तो हमने उनसे पूछा कि साहब आप तो मुख्यमंत्री रहे, आप ही बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब जब हम चुनाव हो रहा था तो अखबार के बड़े मालिक लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि साहब हमारे लिए आपका बजट क्या है। तो हमने कहा कि नहीं हमारे पास तो कुछ भी बजट नहीं है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का बजट है वही बजट है। तो कहा नहीं उसके अलावे क्या बजट है। तो कहा भाई इसके अलावे तो पीसीसी का बजट होगा, जो पीसीसी अपना विज्ञापन देती है उसका। अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं साहब, हमारे लिए अलग से आपका क्या इंतजाम है। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं। वो पता लगा कि उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा डिबेट शुरू कर दिया उनके खिलाफ। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय के प्रबोध रावल जी, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लिफाफे में अखबार की हैसियत के हिसाब से गड्डी लिख के देते, तब उनकी कोई खबर छपती है। और ये सारे दिन तो है, लेकिन ये सब अलग चीज है। एक अखबार के मालिक ने ये ऐलानिया कहा कि हमारा कंसर्न जन सरोकार नहीं है, हम पत्रकारिता मुनाफे के लिए करते हैं, हम अखबार निकालते हैं ताकि हमारा मुनाफा सुनिश्चित हो। इसलिए अगर हमको एडिटोरियल पेज भी अगर बेचना पड़ेगा, उसको भी स्पॉन्सर करवाना होगा, तो हमको इसमें कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है, हमारा तो धंधा है, हमको पैसा चाहिए। जी जी। और लेकिन हालांकि उन्होंने थोड़ी सी लेवरेज भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि साहब हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे किसी अखबार की किसी खबर से जन सरोकारों को मदद मिल जाती है या कुछ जन कल्याण भी हो जाता है, तो इससे भी हमको कोई परहेज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम ये में है। तो ये सब चला है, लगातार ऐसे होता चला गया है। यानी जन सरोकार बाय प्रोडक्ट है, जन सरोकार बाय प्रोडक्ट। हाँ, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। और अब तो ये हो गया ना कि जैसे आप विज्ञापन भी देते हैं तो उसमें शेयर होल्डिंग मांग लेते हैं लोग। नया शुरू हो गया है कि शेयर होल्डिंग, हमको आप इतना शेयर दे दीजिए, अपनी कंपनी में इतना शेयर दे दीजिए। जैसे फिल्मों में हुआ कि साहब जो मशहूर अदाकारा हैं या अदाकार हैं, जो हीरो हीरोइंस हैं, वो लोग अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सिर्फ पैसा ही नहीं लेते हैं, उसमें शेयर होल्डिंग मांग लेते हैं कि साहब इसका हमको इतना राइट इतना भी देते। तो उसी तरह देखिए, समाज जिस दिशा में जा रहा है, एक में वो सिद्धांत हमारा रह गया कि पैसा कैसे आएगा, पैसा हम कैसे बनाएंगे। हालांकि देखिए कोरोना ने साबित कर दिया कि भाई साहब आपका सारा पैसा आपके घर में रखा रह जाता है और आप अस्पताल जाते हैं वहीं से ऊपर चले जाते हैं, और पता भी नहीं चलता, आपके घर वालों को भी पता नहीं चलता है कि आपका पैसा कहाँ था क्या था, और उससे आप कुछ भी नहीं करा सके, आप अपना इलाज तक नहीं करा सकते। लेकिन है, अब वो है हाय पैसा चल रहा है। तो ये पेड न्यूज वाली बीमारी जो है ना, वो संस्थागत रूप ले चुकी है आज की तारीख में। अब छिपा करके, जैसे हमको एक बार ऐसे ही कोई बात हो रही थी तो किसी ने दिखाया कि जितने ये जो पन्ने छपते हैं ना अखबारों के, मतलब जो मुख्य एक तो अखबार होता है, उसके अलावा 4-6 पन्ने जो शहर के बारे में होते, पहले ये 10-12 पन्ने होते थे, अभी थोड़ा पन्ने कम हो गए हैं। तो उसमें हीरो हीरोइंस या जो सोशलाइट लोगों की जो खबरें या तस्वीरें छपती हैं, वो सारी की सारी पेड होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था, हालांकि हमने कभी उसे एक बार भी उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन बच्चों से अगर आप पूछिए तो सबसे पहले वही देखते हैं। बच्चे लोग जो हैं वो अखबार का मुख्य हिस्सा नहीं देखते हैं, वो उसको कंटेंट जो सिटी होता, दिल्ली टाइम्स या कुछ इस टाइप का जो भी छापते हैं, मुंबई टाइम्स या
कुछ करके अखबारों अपने अपने पन्ने जो छापते हैं, तो उसमें ये हो रहा है। तो मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये मीडिया का एक काला अध्याय है जो पता नहीं कब खत्म होगा। प्रेस काउंसिल भी इस मामले में तो लगी हुई है, लेकिन अब कितना कर पाएगी। जितनी ज्यादा शिकायतें होती हैं सब पेड न्यूज से ज्यादा आती हैं, लेकिन अब उसमें मुश्किल है कि जितने जो मालिक लोगों, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं काउंसिल में, उनका पहला हो जाता कि नहीं साहब ये पेड न्यूज यही मान सकते हैं आप, इसको ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अब उसको देखते हुए क्या एक रास्ता निकल सकता है, बड़ी बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन वही है, मैंने कहा ना कि रास्ता भी इसी सब में से निकलेगा। अब कब निकलेगा देखने वाली बात। जी प्रकाश। जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चर्चा को 1 घंटा हो गया है, पता ही नहीं चला बातचीत में। और राजेंद्र दुबे हमारे एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट अंत में लिखा है कि सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद। निष्पक्ष पत्रकारिता, निडर पत्रकार अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये हम कह सकते हैं आपके लिए जयशंकर जी, और ये हमारे उस दर्शक ने भी लिख दिया है, राजेंद्र दुबे जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमसे बातचीत की। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आपके जो श्रोता थे, आपके जो दर्शक थे, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं उनकी कसौटियों पे या उनके जो सवाल थे उनके जवाबों से उनको मैं संतुष्ट कर सका हूं कि नहीं कर सका हूं, ये नहीं कर सकता। लेकिन अपनी तरफ से जरूर मैं कहता हूं कि भाई खुद को बचाए रखो तो बाकी सब सुधरेगा। अगर हम खुद भी उसी धारा में चले जाए, हम अपना ठेका ले सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सच के साथ रहेंगे, गलत के विरुद्ध रहेंगे, ये मेरा वादा है। और मरते दम तक यही करेंगे, ये भी मेरा वादा है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जयशंकर जी। मित्रों, इस कार्यक्रम को हम विराम देना चाहते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम को लिंक्डइन, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं। डेली हंट ऐप पर भी आप इसे देख सकेंगे और यूट्यूब पर भी कुछ देर बाद देख सकेंगे। इस कार्यक्रम को का पॉडकास्ट भी शाम तक रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपके पास देखने के लिए समय कम पड़ता हो तो आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और किन किन लोगों से बातचीत सुनना चाहते हैं, किन लोगों से मिलना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारी हौसला अफजाई की।